हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा आई वेलकम यू ऑल टू द सेकंड लेक्चर, है ना, दूसरा भाग किसका, घूर्णन गतिकी का। इस पार्ट में बेटा मैं कवर करूंगा जड़त्व आघूर्ण, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत काम का टॉपिक है, पूरे के पूरे रोटेशनल डायनेमिक्स में बेटा बहुत ज्यादा काम आता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। काफी सारी चीजें इसमें मेमोराइज करने के लिए होंगी, वो आपको याद करनी है, समझ के ऑफकोर्स, बट याद करनी है, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जितनी चीजें लगती हैं नोट डाउन करनी है काम की, करेक्ट। और जहां एग्जांपल्स दूंगा वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, तो आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल क्लास की तरह, लाइव क्लास की तरह, बिल्कुल अटेंटिवली एक्टिव ब्रेन के साथ क्लास अटेंड करना है, ठीक है बेटा। एंड आई एम श्योर कि ये टॉपिक भी आपको समझ आएगा, बिल्कुल पिछले लेक्चर की तरह। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, काफी हेल्प होगा उससे, वो भी बहुत यूजफुल टॉपिक है। और फिर इसे स्टार्ट करना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास बेटा। तो देखो, सबसे पहले बेटा हमें यह समझना पड़ेगा कि जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, है ना। जो काम द्रव्यमान या मास रेखा गतिकी में करता है, वही काम जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गतिकी में करता है। समझ गए? मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो असल में द्रव्यमान का क्या है, रोटेशनल एनालॉग, मतलब सेम काम करता है, बस अलग अलग जगह पर। तो जो काम द्रव्यमान रेखा गतिकी में, वही काम जड़त्व आघूर्ण किस में करेगा, घूर्णन गतिकी में करेगा। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आई, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब दिमाग में सवाल आएगा, सर क्या काम? भाई हमने कह दिया कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम? ऐसे समझो बेटा, मान लो कोई वस्तु रखी है और मैं उसे चलाना चाहता हूं, तो मुझे बल लगाना पड़ेगा ना, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यानी कि मैं उसकी स्थिति को जब बदलना चाहता हूं तो उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कण अपनी स्थिति में बदलाव का विरोध करता है, करेक्ट। रेखा गतिकी में उस विरोध को मैथमेटिकली द्रव्यमान बोल सकते हैं, इनर्शिया की तरह देखते हैं उसको, समझ गए? यानी कि सिर्फ और सिर्फ जड़त्व की तरह। लेकिन अगर घूर्णन गतिकी में आप किसी कण की स्थिति बदलना चाहो, आप किसी पंखे को घुमाना चाहो, तो उसके लिए मोटर लगाना पड़ता है, एफर्ट डालने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप किसी रुके हुए पंखे को घुमाना चाहते हो तो उसकी घूर्णन स्थिति में बदलाव लाना चाहते हो, और उसमें भी वस्तु क्या करती है, एक प्रतिरोध शो करती है। उसी प्रतिरोध को मैथमेटिकली जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। बोले ठीक है सर, मतलब बात यह हुई कि अगर किसी वस्तु की घूर्णन स्थिति को बदलना चाहें तो एक प्रतिरोध आता है, उसको मैथमेटिकली जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात बोली। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। अब सवाल उठता है मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, फॉर्मूला कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं बेटा बिंदु द्रव्यमान से। आप ऐसे समझो, दुनिया में जितनी चीजें बनी हुई हैं वो बिंदु द्रव्यमान से मिलकर बनी हुई हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, एक ना बिंदु द्रव्यमान लेते हैं, छोटा सा, ठीक, बिंदु द्रव्यमान लेते हैं और उसका मास कितना ले लेते हैं, m। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है अपने को। यहां से अगर देखेंगे तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, इस बिंदु द्रव्यमान की दूरी ले लेते हैं। बोले दूरी कितनी? बोले इसकी दूरी ले लेते हैं r। बोले ठीक है। और अब पूछा जाएगा कि भाई इसका जड़त्व आघूर्ण बताओ। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आना चाहिए कि भाई किस अक्ष के अनुदिश। भाई जब आप घूर्णन करना चाहते हो, भाई घूर्णन स्थिति में बदलाव मतलब घूर्णन करना चाहते हो, घूर्णन करने के लिए तो घूर्णन अक्ष चाहिए जिसके बाद घूमेगा। तो बोले बिल्कुल सही बात। तो ऐसे समझो बेटा, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये अपना घूर्णन अक्ष है, अपन चाहते हैं इसके अबाउट ये घूमे। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप चाहते हो कि यहां पे हम क्या बताएं, आई। बोले आई मतलब जड़त्व आघूर्ण, इसको आई कहते हैं। बोले ठीक है सर। यानी मुझे एक बिंदु द्रव्यमान यदि घूर्णन अक्ष से r दूरी पे रखा है तो मुझे इसका क्या चाहिए, I चाहिए। मैंने कहा बिना कॉम्प्लिकेट किए, ये जो I होता है ये क्या होता है बेटा, ये mr² के बराबर आता है, mr²। ये फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल रटा होना चाहिए। इसके अलावा इस फॉर्मूले में एक समझ भी है। बोले क्या? मैं समझाता हूं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जड़त्व आघूर्ण किन दो चीजों पर निर्भर करता है या किन किन पर निर्भर करता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, एक तो द्रव्यमान पे करता है और एक घूर्णन अक्ष से दूरी पर करता है। मुझे सब प्रैक्टिकली समझा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल। आप ऐसे समझो, यदि मैं 1 किलो की बॉल उठाऊं और 1 मीटर की रस्सी से बांधूं और उसको घुमाना शुरू करूं, तो घुमाऊंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बोले हाँ सर। मैंने कहा 1 किलो को 10 किलो कर दो, अब घुमाओ, देखो ज्यादा जोर आएगा।
करेक्ट। 10 किलो को 100 करोड़ घूमेगा ही नहीं, मतलब जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ाया उसको घुमाना मुश्किल हो गया, मतलब उसका क्या बढ़ गया, जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया। बोले हाँ सर क्योंकि प्रतिरोध बढ़ रहा है। मैंने कहा बात सही है, यानी कि द्रव्यमान पे तो निर्भर करेगा ही करेगा, द्रव्यमान पर तो निर्भर करेगा ही करेगा। बोले ठीक है सर, अब आर के बारे में बताओ। मैंने कहा बेटा ऐसे समझ, अगर मैंने 1 मीटर की रस्सी से 1 किलो उठाया और घुमाना शुरू किया, घूम गया, 1 मीटर की रस्सी को 10 मीटर कर दे और अब घुमाने की कोशिश कर, ज्यादा जोर लगेगा। अब इसी को तू 100 मीटर कर दे, बेटा उसको घुमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 किलोमीटर कर देगा, घूमेगा ही नहीं। मतलब जैसे जैसे द्रव्यमान, मेरा हाथ क्या है, घूर्णन अक्षीय तो है, इससे जैसे जैसे द्रव्यमान की दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे उसको घुमाना मुश्किल हो रहा है, वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है और इसीलिए वैसे वैसे उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ रहा है। बोले सर बिल्कुल परफेक्ट, एकदम क्लियर हो गया कि क्यों ये आर पे और एम पे डिपेंड करता है। तो देख 2 सवाल यहां से निकाल लिए हमने। पहला, अगर बिंदु द्रव्यमान आर दूरी पे रखा है घूर्णन अक्ष से, बार बार रिपीट कर रहा हूं, घूर्णन अक्ष से बहुत जरूरी है, तो हम सीधे सीधे जड़त्व आघूर्ण उसका कह देंगे mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोले ठीक। और इसके अलावा ये कि आई किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस पे निर्भर करता है, तो मास पे निर्भर करेगा यानी द्रव्यमान पर, और आर पर यानी कि त्रिज्या पर। त्रिज्या नहीं बोलेंगे, हम कह सकते हैं घूर्णन अक्ष से दूरी पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोले परफेक्ट सर, यहां तक दोनों बातें समझ आ गई। मैंने कहा अगर समझ आ गई तो अब वीडियो को पॉज कर दो, इसका I बराबर mr² सबको पता है फिर भी लिख लो, और डिपेंडेंस किस किस पे निर्भर करता है उसको अच्छे से लिख लो, उस पर थ्योरेटिकल सवाल आता है कई बार। ठीक, तो आप वीडियो पॉज करके लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं उसके साथ। ठीक है बेटा, देखो जरा, अब हम बात करेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस का मतलब होता है बिंदु द्रव्यमानों का निकाय। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इधर अपने को निकालना है बेटा सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक द्रव्यमान या मास लेते हैं m1, एक अपन मास लेते हैं m2, एक अपन मास लेते हैं m3। ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, घूर्णन अक्ष, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अपने को आई इसके अबाउट बताना है। भाई ये जो आई है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, आदिश भौतिक राशि, तो अपने को कोई लोड लेना ही नहीं, दिशा तो होती नहीं है, सीधे सीधे नंबर की तरह जुड़ जाते हैं। तो यहां से अगर मुझे आई बोला जाए कि टोटल आई बताओ, तो मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, m1। बेटा इसका भी तो डिस्टेंस लेना पड़ेगा अपने को, इसका डिस्टेंस क्या होगा r1, इसका डिस्टेंस क्या होगा r2, इसका डिस्टेंस क्या होगा r3, यानी कि ये होगा r1, ये होगा r2, ये होगा r3। तो अपन लिख देंगे m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3², यानी तीनों द्रव्यमानों का अलग अलग जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और तीनों को नंबर की तरह ऐड कर देंगे। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई भी मुश्किल लग रही हो आपको, तो आराम से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, नोट्स बना लो और बेटा फिर आगे चलना। मैं आगे एग्जाम्पल के साथ बढ़ूंगा और वो एग्जाम्पल आपको भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो बेटा इस एग्जाम्पल में अपने को क्या करना है, अपने को जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा, ये किसकी वजह से निकालना है, आइडेंटिकल पॉइंट मासेस m, मतलब एक जैसे द्रव्यमान। एक जैसे मतलब बेटा सारे के सारे स्मॉल m है। ठीक है, स्मॉल m है दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर। मैं पूरा एग्जाम्पल एक बार में आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद पूरा सोल्यूशन एक साथ देखोगे। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन समझाता हूं। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 ये 2 अलग अलग सिस्टम है, इन सब में बिंदु द्रव्यमानों के सिस्टम दे रखे हैं, पॉइंट मासेस को इकट्ठा कर दिया। बोले ठीक है सर। जहां तक दूरी की बात है बेटा, ये दूरी a, ये दूरी a, ऐसे ही बेटा ये दूरी a, ये दूरी a, ये दूरी a, करेक्ट। मतलब कोई भी 2 बिंदु द्रव्यमान देख लो, ये सब a डिस्टेंस पे। बोले ठीक है, मतलब ये एक स्क्वायर जैसा है वर्क, और ये एक त्रिभुज है a साइड का। बोले ठीक है सर, अभी तक समझाया। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक्सेस दिए, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। हमने पहला अक्ष लिया ये वाला, इसको मैं कह दे रहा हूं बेटा I1। ठीक, ये अक्ष ध्यान से देखोगे ना तो इससे और इससे पास कर रहा है, यानी ऐसा अक्ष है, और इससे a दूरी पे, इससे a दूरी पे। बोले ठीक है सर। फिर मैंने एक अक्ष ले लिया I2। बोले ठीक है सर, ये एक तरीके से इसके हाइपोटेन्यूज से पास करे, कर्ण से। ठीक, बोले ठीक। इसके अलावा अगले वे जो 3 वाला था त्रिभुज, इसमें इसे क्या बोल दिया, I1 डैश बोल देते हैं।
ठीक है। और बेटा ये जो एक्सिस है जो बिल्कुल बेस के दो द्रव्यमान से पास कर रहा है, इसे हम कितना कह देते हैं, I2 डैश कह देते हैं। तो अपने को क्या क्या निकालना है, अपने को I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, सॉरी I1 डैश निकालना है और I2 डैश निकालना है। ये चार एक्सिस के वोल्ट निकालने हैं। तो आप अब वीडियो पॉज करके पहले अपने लेवल पे पूरा ट्राई कर लो और ट्राई करने के बाद फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ूंगा, ऑफ कोर्स आप वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बोले ठीक है सर बढ़ो। अब देखो बेटा, सबसे पहले ना मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं यहां पे, जो कि काफी काम आएगा। आप ऐसे समझो, है ना, आराम से समझना। मैं एक काम कर रहा हूं, अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, पॉइंट मास वाली पे। अगर मैं इस द्रव्यमान को पास ले आता तो I घट जाता, MR घट रहा है तो I घट जाता। मैं पास लाते लाते इसको यहां ले आता, अक्ष पे। अक्ष पे लाने का मतलब इस अक्ष और बिंदु द्रव्यमान के बीच की दूरी कितनी होती, बोले सर 0। 0 होते ही I कितना हो जाता, 0। यानी कोई पॉइंट मास अगर एक्सिस पे ही आ गया बेटा, अक्ष पे ही आ गया, तो उसका बिंदु द्रव्यमान का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हम वापस अपने सवाल पे चलते हैं। तो यहां से हमें एक बात तो समझ आ गई, ध्यान से सुनना, कि अगर कभी भी m कहां पे आ जाए बेटा, अक्ष पर, तो उसका I बराबर कितना होता है, 0। ये सब बच्चे बिल्कुल एज अ फैक्ट इसको याद करना है, ऐसे समझ लो आप, एज अ फैक्ट इसे याद करना है, ठीक है। ये काम की चीज है, समझ गए बात को। ये पॉइंट अभी हम यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे समझाता हूं। I1 पे आ जाओ। मैंने कहा I1 की अगर बात करें, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, है ना, आराम से समझना। I1 इक्वल टू, ठीक है, I1 इक्वल टू I1 पहले इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से जब देखूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये कहां पर आ गया, एक्सिस पे। इस अक्ष की बात कर रहे हैं ना, तो इसका 0 हो गया। ऐसे इस वाले का भी इस अक्ष क्या हो गया, 0। 2 तो गए, ये 2 बच गए। ये वाला इस लाइन से कितनी दूरी पे है, a, ma²। ये वाला इस लाइन से कितनी दूरी पे है, a, करेक्ट। बात समझ आती है। तो कुल मिलाकर के I1 को अगर देखेंगे तो जो I1 निकल के आएगा, क्या वो 2ma² निकल के आएगा, बोले यस सर। फिर बता देता हूं, 0 + 0 + ma² + ma², बोले ठीक है सर। मैं कहा बढ़िया। I2 की बात करते हैं, I2 यहां लिख देंगे, इसका और इसका 0। क्यों, क्योंकि एक्सिस पे ही आ गए भाई, ये अपना एक्सिस था और ये दोनों बिंदु द्रव्यमान इसी एक्सिस पे हैं, ये तो बेकार हो गए, ये और ये रह गया। बेटा अगर एक स्क्वायर है अपने पास या वर्ग है, तो अपने को पता है कि वर्ग में ये जो दूरी आएगी ये कितनी आएगी, a/√2। इसी प्रकार से बेटा अगर हम ये दूरी देखें तो ये भी अपने पास कितनी आएगी, a/√2। यानी कि ध्यान से देखने पे ये भी a/√2, ये भी a/√2। बिंदु द्रव्यमान और अक्ष के बीच की लंबवत दूरी 90 डिग्री पे जो आता है बेटा, समझ गए बात को। तो m a/√2 का स्क्वायर, m a/√2 का स्क्वायर, ये दोनों तो 0 हो ही चुके हैं। यानी यहां से आ जाएगा बेटा m इंटू a/√2 का स्क्वायर इंटू कितना, 2। बोले ठीक है सर, परफेक्ट, समझ आ गया। उनका बहुत बढ़िया। अब ये वाला चेक करो, ठीक है, आराम से समझना। I1 डैश की बात कर लेते हैं पहले। ये वाले का कितना हो जाएगा, बोले सर 0, क्योंकि ये तो एक्सिस पे ही आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये और ये ध्यान से देखना, अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, तो ये दूरी अपने पास कितनी आएगी बेटा, a/2। ये वाली भी कितनी आ जाएगी, a/2, करेक्ट। क्यों, क्योंकि टोटल a है तो एग्जैक्टली आधी कितनी आएगी, a/2। यानी कि यहां से ये समझ आ गया कि भाई ये वाला पार्ट अपने पास a/2 है, a/2। ये वाला पार्ट भी अपने पास कितना है, a/2। समझ गए। यानी कि I1 डैश को अपन लिख सकते हैं, आराम से समझना, ठीक है। I1 डैश को लिख सकते हैं m, बोले ठीक है सर, इंटू a/2 का स्क्वायर, करेक्ट, a/2 का स्क्वायर इंटू 2। क्यों, क्योंकि एक ma/2 का स्क्वायर, एक ma/2 का स्क्वायर। बोले सर परफेक्ट, सही है हमारा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, है ना। अब आखिरी I2 डैश को यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I2 डैश, ये और ये अक्ष पे आ गए,
इन दोनों का तो 0, यानी ये हमारे लिए बेकार हो गया, ये हमारे लिए बेकार हो गया, करेक्ट। अब क्या बच गया, a। बेटा अगर आपको थोड़ा याद हो, वैसे याद होना चाहिए, करेक्ट। ये जो दूरी आती है ना, देखो इस एक्सिस और इसके बीच की दूरी मैं बना के दिखा देता हूं कि कौन सी दूरी की बात कर रहा हूं। मैं इस दूरी की बात कर रहा हूं बेटा। ये जो दूरी निकल के आती है, ये निकल के आती है √3a/2। ये आप 1000 बार पढ़ चुके होंगे। a² माइनस a/2 का स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस लगा देना, आंसर आ जाएगा ऐसे। तो √3a/2 दूरी, और याद ही रखा करो उसको। तो यहां से इन दोनों का तो 0 हो गया था, खाली इसका जो बचा, कितना बचा, m √3a/2 का स्क्वायर। बोले सर परफेक्ट। तो देखो I1 आ गया, I2 आ गया, I1 डैश आ गया, I2 डैश आ गया। यही 4 सवाल अपने थे। और बेटा बिंदु द्रव्यमान के जितने सिस्टम बनेंगे ना, वो इसी प्रकार से बनेंगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगी, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस बनेंगे। समझे मेरी बात को? तो आई थिंक पॉइंट मासेस का आपको क्लियर हो गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा कि जड़त्व आघूर्ण किस पे निर्भर करता है, m पे भी और घूर्णन अक्ष से दूरी पर भी। आपको ये समझ आ गया होगा कि बिंदु द्रव्यमान का mr² होता है। अगर एक से ज्यादा बिंदु द्रव्यमान है तो उनको नंबर्स की तरह जोड़ देंगे, क्योंकि I अपने पास आदिश भौतिक राशि है। और इसके अलावा अगर उनके कॉम्बिनेशन हो, सिस्टम्स हो, जैसे ये स्क्वायर था, ट्राइंगल था, मतलब वर्ग था अपने पास, और मतलब चतुर्भुज, और अपने पास ये क्या था, त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो इन जैसे अपन ने 2 एग्जांपल्स ले लिए, इसमें भी अपन ने अलग अलग अक्ष के अबाउट निकाल लिए, और एक ये पॉइंट भी बना के निकाल लिया कि कभी भी पॉइंट मास अगर अक्ष पर आ जाता है तो मतलब उसका जड़त्व आघूर्ण 0 हो जाता है। समझ गया बेटा? तो आई एम श्योर इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इतनी बात अगर समझ आ गई तो आप पॉज करके अब इसके सोल्यूशन को कॉपी कर लो, करेक्ट, और पूरा अच्छे से अभी तक जो 3-4 पॉइंट देखे उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अब इसी के बेसिस पे बेटा इस लेक्चर को अपन आगे लेकर के चलेंगे। तो ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं, है ना, नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें हम बात करेंगे सतत निकाय या यूनिफॉर्म बॉडीज की। देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आराम से समझना। हमने कहा अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म बॉडीज हुई, ठीक है, जैसे कि वलय, चक्ति, गोला, है ना, रिंग, डिस्क, हॉलोस्फेयर, हेमिस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा उनको समझने के लिए पहले 2 थ्योरम समझ लो, फिर उनकी बात करते हैं, एक एक करके सब कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला जो थ्योरम है बेटा, देखो उसे कहते हैं इंग्लिश में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हिंदी में बेटा इसको कहते हैं समांतर अक्ष प्रमेय, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? समांतर अक्ष, समांतर अक्ष प्रमेय, ठीक, आराम से समझना बेटा। देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर अपने पास कोई वस्तु है, बोले ठीक है ऐसा कुछ ले लिया, कुछ भी हो सकता है, और हमने कहा कि वहां पे हमने कोई एक एक्सिस लिया जो किससे पास करता है बेटा, उसके द्रव्यमान केंद्र से, ठीक है सर। तो द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष पास करेगा, एक्सिस पास करेगा, उसके अबाउट अगर घूमेगी वस्तु तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, I सेंटर ऑफ मास। बोले ठीक है सर। अब मैंने क्या किया बेटा, इससे पैरेलल कोई एक और एक्सिस ले लिया, कोई रैंडम एक्सिस, इस तरह से, समझ गए? जरूरी नहीं है कि वो बॉडी के अंदर हो, देखो मैंने बॉडी के बाहर ले ली यही दिखाने के लिए, तो कहीं पर भी हो इसके पैरेलल होना चाहिए, मतलब द्रव्यमान केंद्र से पास करने वाले अक्ष से पैरेलल होना चाहिए। बोले ठीक है सर। और मैं ये भी कह दे रहा हूं कि इनके बीच की जो दूरी है बेटा, ये दूरी अपने को कितनी दे रखी है, ये x दे रखी है, और इसका टोटल मास कितना दे रखा है, m दे रखा है। बोले ठीक है सर। तो ये जो थ्योरम है बेटा, ये थ्योरम इतना कहता है कि जो I आएगा, I कौन सा बेटा, ये जो पैरेलल एक्सिस है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये I आएगा I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर। समझ गए बात को? क्या बोला इसने, I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ये जो दे रखा है बेटा, ये क्या है, स्क्वायर है। बोले ठीक है सर। मतलब ये कि इस थ्योरम के अनुसार अगर अपने पास कोई ऐसा अक्ष है जो द्रव्यमान केंद्र से पास करने वाले अक्ष के पैरेलल है, तो जो द्रव्यमान केंद्र से पास करने वाला अक्ष होता है वो I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर बेटा इस अक्ष के बराबर हो जाएगा I के। समझ गए? एक बार और रिपीट कर देता हूं, अगर द्रव्यमान केंद्र से कोई अक्ष पास करता है तो उसका अगर I सेंटर ऑफ मास है तो उससे x दूरी पर स्थित इसके समांतर अक्ष के अबाउट I सेंटर ऑफ मास प्लस mx स्क्वायर होगा। आई एम श्योर बेटा ये बात क्लियर हो गई होगी आपको आराम से। अगर ये बात समझ आ गई, ठीक,
ठीक, तो फिर हम अगली थ्योरम पे बढ़ेंगे। तो इसको आराम से कॉपी कर लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, और कोई हिडन कंडीशन इसमें है नहीं, बस यही कंडीशन है, दोनों पैरेलल होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, और उनमें से एक द्रव्यमान केंद्र से पास करना चाहिए। ठीक है, तो आराम से इसको कॉपी करो, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, पहले एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर एक थ्योरम और देख लो, फिर सिर्फ एग्जांपल्स करने हैं अपने को। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा, अगली जो मैं थ्योरम बोल रहा हूं वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब होता है बेटा लंबवत अक्ष प्रमेय। लंबवत अक्ष प्रमेय। ठीक, अब देखो ये क्या कहता है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें एक आध हिडन कंडीशन है। ये कहता है कि किसी 2 डायमेंशनल बॉडी, यानी बेटा द्विविमीय वस्तु, ठीक है, यानी ये वलय पे काम करेगा, ये प्लेट पे काम करेगा, ये डिस्क चकती पे काम करेगा, ये गोले पे काम नहीं करेगा, ये एक घन पे काम नहीं करेगा। समझ गए बात को? यानी 2D पे काम करता है, 3D पे काम नहीं करता। तो 2D बॉडी के लिए, 2D वस्तु के लिए अगर हम 3 अक्ष ले ले, भाई ये वस्तु है ना अपनी पूरी ऐसे, ये एक चक्ती जैसी है, तो हमने एक अक्ष लिया जो इससे पास कर रहा है, इसे हम क्या कह देते हैं बेटा, कुछ Ix कह देते हैं। यानी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास कितना आएगा बेटा, Ix। बोले ठीक है सर। एक हम ये वाला एक्सिस ले लेते हैं बेटा, इसको हम क्या देते हैं, Iy कह देते हैं। तो मैंने क्या किया, ये वस्तु का तल था, इस वस्तु के तल से एक अक्ष इधर और एक अक्ष इधर, ये दोनों अक्ष एक दूसरे से क्या है बेटा, लंबवत है। बोले ठीक, साथ ही साथ ये दोनों किसके अंदर आते हैं, वस्तु के तल में आते हैं। समझ गए बात को, यानी उसके प्लेन के अंदर आते हैं। बोले ठीक, अब मैंने तीसरा एक्सिस लिया जो इन दोनों से लंबवत हो, इन्हीं से पास करने वाले बिंदु से पास करे, लेकिन वस्तु के प्लेन से क्या हो, परपेंडिकुलर, लंबवत, यानी इसे हम क्या देते हैं, Iz। तो हमने देखो 3 एक्सिस लिए, ठीक, जो भी वस्तु है, एक उसके प्लेन में, एक और उसके प्लेन में, और एक प्लेन से लंबवत। ठीक, तो ये थ्योरम कहती है कि जो लंबवत वाला I है, यानी कि कौन सा वाला बेटा, यानी कि जो Iz है वो Iz बाकी 2 के अबाउट जड़त्व आघूर्ण का क्या है बेटा, योग। यानी Iz बराबर कितना आ जाएगा, Ix प्लस Iy, और ये खाली 2D बॉडी पे काम करता है। तो मुझे नहीं लगता बेटा इसमें कोई रॉकेट साइंस है, बहुत आराम से समझ सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक वस्तु है, 2D है, हमने 3 अक्ष लिए, 2 वस्तु के तल में है, एक उससे लंबवत है, तो लंबवत वाला बाकी 2 के योग के बराबर है। अगर मेरी इतनी बात समझ आ गई बेटा तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, क्योंकि इसके बाद हम उठाएंगे एग्जाम्पल्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो हम एक एक करके सब क्वेश्चन यहीं कवर कर देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो, अब चीजें फटाफट होंगी, मैं डेरिवेशन वगैरह नहीं बताऊंगा, मैं सीधे सीधे आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, आपको याद रखना है और समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात की रॉड, छड़ की बात कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास कोई एक छड़ है, मान लो कितने द्रव्यमान की बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, 3 अलग अलग एक्सिस है। मैंने कहा ये जो रॉड है हमारी, इसका द्रव्यमान मास m है और लेंथ कितनी है इसकी, l। ठीक, सबसे पहले मैंने एक एक्सिस लिया जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है, और जो इसकी लंबाई है उससे लंबवत है, यानी इस प्रकार से अक्ष ले लिया। बोले ठीक है सर। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है ml²/12। ये रट लेना एकदम। बोले ठीक है सर, रट लिया अभी। मैंने क्या कहा, लंबाई से परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा, अब मैंने एक एक्सिस लिया जो बिल्कुल कहां से पास करता है, इसके एक सिरे से पास करता है, अभी भी लंबाई से क्या है, लंबवत है। इसके अबाउट I बताओ कितना आएगा। मैंने कहा भाई ये अक्ष जो है ये इसके समांतर है। बोले हाँ। ये द्रव्यमान केंद्र से पास कर रहा है। मैंने कहा बोले हाँ। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा सकते हैं, समांतर अक्ष प्रमेय, और उसके अनुसार ये जो I आना चाहिए, क्या ये I सेंटर ऑफ मास जो कि कितना है हमारे पास, ml²/12 प्लस m जो कि द्रव्यमान है, और दोनों अक्ष के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी की अगर बात करेंगे बेटा तो इनके जो बीच की दूरी आएगी ये कितनी आएगी, l/2। टोटल लेंथ l है तो इसकी आधी कितनी आएगी, l/2। तो ये बनेगा l/2 का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे बेटा तो ये निकल के आता है
ml² बटा 3, ये भी रटा होना चाहिए। तो अगर यही रॉड होती, मान लो यही रॉड होती, तो इस रॉड के इस एक्सिस से पूछते, इस एक्सिस से तो ml² बटा 12, इस एक्सिस से पूछेंगे तो ml² बटा 3, ये दोनों एकदम रटे रटाए होने चाहिए। बोले ठीक है सर, परफेक्ट, याद कर लेंगे। तीसरा एक्सिस जो रॉड की लंबाई के ही अनुदिश आ गया, मतलब अगर ये लेंथ है तो ये एक्सिस ले लिया। अरे भाई दिमाग से सोचो, अगर ये एक्सिस ले लिया तो इस रॉड का हर द्रव्यमान, हर बिंदु द्रव्यमान इसके एक्सिस पे ही आ गया। अरे एक्सिस पे जब द्रव्यमान आ जाता है तो उसका आई कितना होता है? बोले सर 0 होता है। तो मैंने कहा बेटा इस पूरी की पूरी रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? 0 आएगा। बोले सर परफेक्ट, एकदम अच्छे समझ आ गया। तो अगर रॉड है तो उसका मैंने क्या कहा, रॉड है, इससे पास करोगे ml² बटा 3, ml² बटा 12 एंड 0, एकदम फिट होना चाहिए ब्रेन में अच्छे से। तो अब आप वीडियो पॉज करो, ये तीनों कॉपी करो, उसके बाद वीडियो को आगे लेकर के चलो। मैं ऐसे ही एक एक करके सारी वस्तुएं कवर कर दूंगा, ठीक है? मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगली बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि भाई ये वाले अक्ष के अबाउट कितना आएगा? बोले सर अभी अभी पिछले एग्जाम्पल में लिखवाया था कि ये तो 0 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये जो है ये क्या होता है? बोले द्रव्यमान केंद्र, मतलब ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास कर गया द्रव्यमान केंद्र, और प्लस सेंटर ऑफ मास से पास कर गया, करेक्ट। और इसके अबाउट आइए अपने पास कितना है? 0। अपने को किसी और अक्ष के अबाउट चाहिए जो इसके पैरेलल या समांतर हो। फिर से समांतर अक्ष थ्योरम, तो यदि ये चाहिए होगा बेटा, अगर ये अपने को चाहिए तो इस एक्सिस के अबाउट क्या अपन लिख सकते हैं? 0 + m, क्योंकि इसका मास कितना है बेटा? m, और ये दूरी अपन कितना ले लेते हैं? x ले लेते हैं। तो यहां से क्या लिख देंगे? mx²। समझ गए बात को? ये बिल्कुल याद कर लेना। जब रॉड्स का कॉम्बिनेशन आता है ना तो ये बहुत ज्यादा काम आता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो मैं कह रहा हूं आप याद करो कि अगर रॉड यहां है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इसके पैरेलल, देखो रॉड यहां है और इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो सीधे सीधे mx², खत्म, टाइम लगाना ही नहीं है इसका। बोले सर ठीक है परफेक्ट, याद कर लेंगे एकदम। अगर याद कर लोगे तो अब वीडियो को पॉज करना है यहाँ पे मेरी बात सुनने के बाद, और ये जो एग्जांपल देखा है इसे करना कि भाई मेरे पास 4 अलग अलग रॉड है एक जैसी, यानी हर रॉड का मास कितना है? m, लेंथ कितनी है? l, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट बताना है कि i कितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो अब आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, है ना? यहीं पर मैं सोल्यूशन के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। बोले ठीक है सर, लेट्स स्टार्ट। अब मेरा सोल्यूशन सुनो। मैं क्या करता हूं ना, जब भी एक से ज्यादा वस्तुएं लगती है ना, मैं सबका नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4, और ये जो टोटल आई लिखूंगा ये कितना होना चाहिए? बोले सर ये i1 + i2 + i3 + i4 होना चाहिए। बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आती है, तो बहुत आसान सी चीज है। मैंने कहा यस। अब देखो i1 पहली वाली रॉड को देखो, तो ये रॉड दे रखी है ऐसे, करेक्ट, और एक्सिस इससे पास कर रहे हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो यहां पे भी बताया इस एक्सिस का कितना होता है? बोले सर 0 होता है। मैंने कहा परफेक्ट। 2 को पकड़ो, 2 के लिए रॉड ऐसे है और ये एक्सिस है, तो ये एक प्रकार से एक एंड वाले पार्ट से, सिरे से पास कर रहा है, और लंबाई से क्या है बेटा? लंबवत। ये कितना लिखवाया था? ml² बटा 3, ml² बटा 3। समझ गए बात को? ml² बटा 3, ये देखो ये लिखवाया था ना ml² बटा 3। समझ गए? जो भी सिरे से पास करता है ml² बटा 3, केंद्र से पास करेगा ml² बटा 12, एकदम रट लेना। बोले ठीक है सर। प्लस तीसरे की बात करते हैं। अभी अभी बताया था कि अगर रॉड यहां है और उससे x दूरी पे एक्सिस लेते हो इस तरह से, तो mx² होता है। ये रहा, ये रही रॉड, इससे x दूरी पे कितना होता है? mx²। तो इस तीसरी रॉड के लिए ये जो दूरी है अपने पास, बेटा ये दूरी अपने पास कितनी है? ये दूरी अपने पास पूरी l जितनी है, तो यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा? ml²। समझ गए? mx में x की जगह डाल देंगे l। बोले परफेक्ट। चौथा वाला, फिर से एक्सिस इस रॉड के लिए सिरे से पास कर रहा है और लंबवत है, यानी फिर से कितना आ जाएगा? ml² बटा 3। समझ गए बात को बेटा? तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर मुझे चारों चीजें पता है कि भाई एक रॉड का ये ml² बटा 3, ml² बटा 12, ये वाला 0 और ये वाला mx², तो मैं कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आसानी से कर सकता हूं। वरना इसी सवाल को करने के लिए मुझे 5 मिनट का समय चाहिए।
समझ गए मेरी बात को? तो आराम से, है ना, अब इसे कॉपी करो, समझ लो अच्छे से, समझ आ जाए तो आगे बढ़ना। अपन ऐसे ऐसे करके एक एक करके सब निपटा देंगे अब, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप पॉज करके कॉपी कर लो बेटा। देखो अभी रॉड सी चल रहा है अपना, ठीक है? कोई बोलता है सर इसके अबाउट बताओ। अब अपने को समय नहीं लगना चाहिए, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से करोगे, उसके बाद सोल्यूशन देखना है। वही 4 रॉड और इस एक्सिस से बताना, बिल्कुल बीचों बीच द्रव्यमान केंद्र से जो पास करे, बिल्कुल बीचों बीच। बोले ठीक है सर हम खुद करते हैं, आप सोल्यूशन लिखो, हम पॉज करके कर लेंगे। अगर ठीक, मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक? वही कहानी लिखता हूं, 1 2 3 4। बोले ठीक है सर। अगर मैं I1 की बात करूं या I4 की बात करूं, पहले 1 की बात करता हूं। 1 के लिए बिल्कुल बीचों बीच से पास कर रहा है, ये आपको याद करवाया था मैंने, ml²/12। बोले यस सर। फिर 2 की बात करता हूं, 2 के लिए ये जो रॉड है, ये रॉड जब है तो इसके पैरेलल अगर एक्सिस लूंगा तो मैंने आपको बताया था mx² होता है। अगर आप अलग से देखोगे ना तो समझ पाओगे, ये रॉड है और ये एक्सिस है, और ये दूरी कितनी मान लेते हैं अपन, x। तो आप खुद देखो बेटा, यहाँ पे ये जो दूरी आएगी, ये दूरी असल में कितनी आएगी, l/2 आएगी, ठीक? क्योंकि टोटल l है, तो ये इफेक्टिवली mx² ही तो फॉर्मूला बनता था यहाँ पे, mx²। बेटा वही मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ। तो जो रॉड नंबर 2 है उसके लिए इस एक्सिस के अबाउट जो आएगा वो आ जाएगा mx² और x की जगह l/2। तो मैं यहां लिख देता हूं m × l/2 का स्क्वायर। मैं ये बना भी देता हूं, ये इसके लिए। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुनते जाना। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 3 की। 3 के लिए अगर देखेंगे बेटा, है ना, 3 के लिए देखेंगे तो 3 के लिए इस एक्सिस के लिए जो 2 के लिए था वही 3 के लिए होगा। तो यानी फिर से कितना लिख देता हूं, m l/2 का कितना स्क्वायर। बोले ठीक। चौथे के लिए अगर देखोगे बेटा, ध्यान से सुनना, तो चौथी रॉड ऐसे है, यानी रॉड ऐसे, एक्सिस ऐसे, फिर से केंद्र से पास कर गया, यानी फिर से कितना, ml²/12। समझ गए बात को? तो इस रॉड के लिए बीच का बीच, इस रॉड के लिए बीचों बीच, ml²/12 ml²/12। इस रॉड के लिए x डिस्टेंस पे ये वाला डायग्राम, यानी mx², x की जगह बस l/2, खत्म। और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मेजॉरिटी बच्चा गलत करता है। थोड़ा समझ के करोगे, आराम से इत्मीनान से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो आई होप इतना पार्ट समझ आ गया होगा। आप यहीं पे वीडियो पॉज करके बेटा इसका सोल्यूशन लिख लो। जब ये समझ आ जाए तो ही आगे बढ़ना, फिर अगले पार्ट पे चलना, जो कि मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा, अगला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है ना, वही m, l की रॉड्स हैं। ये आपको ट्राई नहीं करना, आपको याद रखना है एज ए ट्रिक की तरह। अगर अपने पास मान लो 2 रॉड्स होती, कितनी भी हो सकती हैं, थीटा एंगल पे, ठीक है? और मुझे बोलता कि मुझे इस एक्सिस के अबाउट आई बताओ कितना आएगा, तो कुछ परेशानी नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से सिंपल तरीके से आप क्या करो, इस रॉड के 2 कंपोनेंट ले लो, एक इधर आ जाएगा बेटा और एक इधर आ जाएगा, ठीक है? मैं लेके दिखा रहा हूं, लिख के दिखा रहा हूं। मतलब अगर ये वाला लूंगा बेटा कंपोनेंट, तो ये आएगा l cos थीटा। हमें पता है ना, जब भी थीटा की तरफ जाते हैं तो क्या आता है, cos, दूर जाते हैं तो क्या आता है, sin। ये वाला कितना आ जाएगा, l sin थीटा। बोले ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब बेटा पहले एक का लिख देते हैं, फिर दूसरे का तो सेम ही है। बोले ठीक है। तो आप देखो बेटा, अगर मैं i लिखना चाहता हूं, मैं क्या लिखना चाहता हूं, i का वैल्यू, तो मैं i का वैल्यू यहां पे लिखने जा रहा हूं, ठीक है? यहां लिख देता हूं इससे, आराम से समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये तो एक्सिस पे ही आ गया। बोले हाँ सर, एक्सिस पे आते ये वाला पार्ट तो बेकार हो गया हमारे लिए। बोले बिल्कुल। और ये वाला जो पार्ट है l cos थीटा, इसके एंड से रॉड पास कर रही है, एक्सिस पास कर रहे हैं, करेक्ट? ये जो पार्ट है इसके लिए अगर देखेंगे तो इसके बिल्कुल एंड से पास कर रहे हैं। एंड का कितना बताया था? बोले सर ml²/3 बताया था आपने तो। उनका बात खत्म। यानी मैं लिख सकता हूं m, l की जगह क्या आ जाएगा बेटा, l² cos² थीटा डिवाइडेड बाय कितना, 3। ये एक रॉड का है।
ऐसे इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला कंपोनेंट बेकार हो जाएगा, खाली ये कंपोनेंट बचेगा, इसलिए क्या कर देते बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 2। समझे मेरी बात को? तो दिस इज हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है या जड़त्व आघूर्ण आपको निकालना है। तो मुझे नहीं लग रहा बेटा इसके अंदर कोई मुश्किल काम है, आप आराम से समझो, याद करो, मेमोराइज करो। इसके अलावा छड़ का कोई सवाल नहीं आएगा, मैं आपको ये श्योरिटी से बोल रहा हूं, 100% आपको बता। तो इतना पार्ट कवर कर लिया, मतलब पूरा पार्ट अपना डन है, कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। तो आराम से समझ के कॉपी कर लो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अगला जो पार्ट है बेटा वो है अपना स्क्वायर प्लेट, है ना, स्क्वायर प्लेट, ठीक। आराम से समझना, बिल्कुल आराम से। हमने कहा अगर ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। आप ऐसे समझो कि अगर ये प्लेट की जगह मान लो मेरे पास एक रॉड होती, खाली एक रॉड होती ऐसी, है ना, स्क्वायर प्लेट को छोड़ो, आप तो ये समझो कि एक रॉड होती ऐसी। तो इस रॉड का अगर इसकी लंबाई कितनी होती a, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता, जड़त्व आघूर्ण कितना आता, ma²/12 आता, ठीक है बेटा। इस रॉड को जब मैं खींच दूंगा तभी तो मुझे ये प्लेट मिलेगी। तो किसी भी वस्तु की शेप बदले बिना अगर आप उसे खींचते हो, एक्सटेंड करते हो, तो बेटा उसके आई का फॉर्मूला नहीं बदलता। इस कारण इस प्लेट के इस एक्सिस के अबाउट भी कितना आएगा, ma²/12 आएगा। बोले ठीक है सर, परफेक्ट। अब मैंने कहा ये तो स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है तो अगर मैं देखूंगा तो सिमेट्री से बेटा ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट वो आना चाहिए जो इस रोड से या छड़ से मिलके बना है। इसकी भी लंबाई कितनी है, a, तो ये भी कितना आएगा, ma²/12। समझ गए? इनफैक्ट बहुत ध्यान से सुनना, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर अपने पास मान लो कभी कोई ऐसा एक्सिस आ जाए रैंडम, जो सेंटर से तो पास करे लेकिन कुछ रैंडम एंगल पे हो, ये एंगल अपन कह देते हैं थीटा पे, तो भी बेटा अगर इसके अबाउट चाहिए होगा तो ये आएगा ma²/12। समझ गए? मतलब एक स्क्वायर प्लेट के अंदर, यानी कि एक अगर वर्गाकार प्लेट है अपने पास, स्क्वायर है चतुर्भुज जैसी, तो ये अगर ma²/12 है, 12 है, तो बेटा ये ma²/12, ये भी ma²/12। आप इस एक्सिस को कितना भी घुमाते जाओ ये हमेशा क्या रहेगा, ma²/12 ही रहेगा। याद रखना कितनी बार क्वेश्चन आते हैं, बोलेगा इस एक्सिस से ma²/12 है, तो बताओ इस एक्सिस से कितना आएगा थीटा कोण पे। परेशान होना ही नहीं है, बोले अभी भी ma²/12 है। हो सकता है बोले कि इस एक्सिस से आई है, बताओ थीटा कोण पे कितना आएगा, आई आएगा। बोले ठीक है सर, इतनी बात एकदम अच्छे से समझ आ गया। मैंने कहा वेरी गुड। अब आगे बढ़ना, हमने कहा ये भी a था, ये भी a था। मैंने अब प्लेट से क्या ले लिया बेटा, लंबवत एक एक्सिस। देखो ये प्लेट दिखाई दे रही है, ये ऐसे है इस तरीके से, और इस प्लेट से लंबवत द्रव्यमान केंद्र से पास होते हुए ये सेंटर ऑफ मास है, एक एक्सिस ले लिया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि बेटा ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ये दोनों ही हमें पता है कि कितने हैं, ये भी ma²/12 है। ये वाले की बात करेंगे बेटा, ये भी ma²/12 है, ठीक है। तो अपने को पता है कि अगर हम लोग देखें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंबवत अक्ष प्रमेय, तो प्लेट में Ix + Iy बराबर कितना होता है, Iz। तो प्लेट से जो लंबवत वाला अक्ष है बेटा, ये क्या इन दोनों का योग होगा, दोनों का जब योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ma²/12 प्लस ma²/12, जो कि निकल के आ जाएगा बेटा ma²/6। समझ गए? तो अपने को एक स्क्वायर प्लेट का समझ आ गया कि स्क्वायर प्लेट की अगर बात करें, या लो यही प्लेट होती तो ये ma²/12, ma²/12, थीटा एंगल पे भी ma²/12, और इसके लंबवत जो निकल रहा है बाहर की ओर, ये आ जाएगा ma²/6। समझ गए बात को? ये सब याद कर रहे हैं बेटा आपको, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट, पहले आप इतना पार्ट वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, ये वाला भी पार्ट और ये वाला भी पार्ट अच्छे से समझ लो, उसके बाद मैं अगले पार्ट पे चलूंगा, ठीक है। मतलब मैं तो कंटिन्यू करूंगा, आप तभी वीडियो को रिज्यूम करना है, पहले लिख के समझ लो अच्छे से। बोले ठीक है सर, आप बढ़ो आगे। मैंने कहा बेटा देखो अगला पार्ट जो है ना, वो है एक ब्लॉक, मतलब क्यूब, घन जिसे कहते हैं। मैंने कहा घन कैसे बनेगा, आपने प्लेट ले रखी है, ये वाली प्लेट,
इस प्लेट को अगर मैं पकड़ के खींच दूं, भाई इसकी शेप या आकृति को ना बदलूं और इसको पकड़ के खींच दूं, तो एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क आना नहीं चाहिए। बोले नहीं आना चाहिए सर, आपने कहा भी था कि अगर आप छड़ को खींचोगे और प्लेट बना दोगे तो सेम फॉर्मूला, ऐसे प्लेट को खींच के अगर आप घन बना दोगे सेम फॉर्मूला। यानी यहां पर भी अगर देखेंगे तो ये कितना आएगा, ma² बटा 6, ma² बटा 6। समझ गए? यानी ये जो प्लेट का ma²/6 आया था बेटा, इसको खींच के घन बना दोगे तो भी ma²/6। बोले सही, तो बहुत आसान है याद करना। मैंने कहा मैं यही कह रहा था। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा समझ के याद करना है, मेमोराइज करना है समझ के। ठीक है, तो आप यहां तक कॉपी करो अच्छे से। ठीक है, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा, अगला जो पॉइंट है ना, दैट इज रेक्टेंगुलर। आयत अगर अपने पास है तो फिर कैसे करेंगे, कोई लोड नहीं लेना। ये साइड A है, ये साइड B है। जब A है तो हमें पता है कि ये वाला कितना था, ma² बटा 12 था। अगर B हो गया बेटा तो ये कितना बन जाएगा, mb² बटा 12 बन जाएगा। समझ गए बात को? करेक्ट। तो जब यहाँ पे ये वाली साइड अगर A है तो ma² बटा 12, और ये वाली साइड अगर अपने पास B है तो फिर mb² बटा 12। बोले ठीक है सर। इसके अलावा अगर बेटा इसकी बात करेंगे, ये अपने को पता है इसका और इसके योग के बराबर। ठीक है, अपन दो प्रॉपर डायग्राम बना देते हैं। एक एक्सिस ऐसे लिया बेटा, एक एक्सिस ऐसे लिया, तो अपने को पता है कि ये वाला भी अगर देखेंगे, ये अगर साइड A है तो ये बनेगा ma² बटा 12। इसी प्रकार से बेटा ये साइड अगर B है तो ये कितना बन जाएगा, mb² बटा 12। तो बेटा ये जो है ये इन दोनों के योग के बराबर आएगा, जो कि कितना आएगा, ma² बटा 12 प्लस mb² बटा 12। समझ आई बात? तो इस प्रकार से आप कंप्लीट आई प्लेट का निकाल सकते हो। और बेटा अगर इसी प्लेट को खींच के क्यूबॉइड बना दोगे कोई फर्क नहीं आएगा, वही सेम आंसर, ma² बटा 12 प्लस mb² बटा 12। समझ गए? तो ये हो गई बेटा अपने पास आयत प्लेट। ठीक है, आराम से पॉज करके कॉपी कर लो, समझ लो अच्छे से, तभी आगे मूव करना। ठीक है, तो कॉपी कर लो, समझ लो अच्छे से, लिख लो कॉपी के अंदर और फिर आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। देखो अगला अपने पास अभी जो है वो है बेटा ट्रायंगुलर प्लेट। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज प्लेट। समझ गए ना, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। बेटा देखो ट्रायंगुलर प्लेट में ना फिक्स है, ये भी याद रखने के लिए कह रहा हूं कि कभी अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है, ऐसा भी हो सकता है और लंबवत त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केस के अंदर अच्छे से समझना, अगर ये हाइट h है, मैंने क्या कहा, ये हाइट अगर मेरे पास कितनी है, h, मैं लिख देता हूं, ये भी स्मॉल h और बेटा ये भी स्मॉल h, तो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट बेटा जो I आता है ये निकल के आता है mh² बटा 6। इस वाले में भी कितना आता है, mh² बटा 6। और अगर बेटा इसकी बात करते हैं, जो कि बिल्कुल कोना, जो वर्टेक्स होता है जिससे पास करेगा, ठीक है, त्रिभुज का जो भी बेटा कोना होगा उससे अगर पास करेगा तो ये निकल के आ जाएगा mh² बटा 2। और इस केस में भी बेटा ये कितना आएगा, mh² बटा 2। समझ गए? ये आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। मैं वो सारे केस कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जो बेटा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पता होगा तो सिर्फ टिक करना है, और ऐसा ही सवाल इस पे बनता भी है। ठीक है, तो आराम से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो।